ठीक। चलो बढ़िया, तुम्हारे टेस्ट में नंबर देख ले। तो ये ज्वाइन मीटिंग में नहीं है, चेक करना ठीक है। तो एक आदमी तो लोग बचे ना, होगा नहीं। जो एक आदमी इसलिए रहा है, एक आदमी आ गया तो उसको फोन दे। चलो मान को, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा इसमें आवाज आ रही कि नहीं आ रही, कैसे पता चलेगा? आ ही रही है, नीचे उसका वॉल्यूम कम हो रहा है ना। ठीक, चलो क्या तो आज टेस्ट के नंबर देख लेते हैं तो बढ़िया। अच्छे नंबर होंगे, करिश्मा श्रीवास्तव 65, सुयश अग्रवाल 51 होंगे, है ना। और निकिता होगी 50, और कौन है, जानवी 46, देन विशाल 45, और ज्योति होगी 41, खुशी गौर है 38, कृष्णा यानी कि रामू। रामू तुम्हारा नंबर कम है यार, इस बार 31 कहाँ गया रामू? तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ा गया? कितना क्वेश्चन गलत सिलत हुए? चलो अक्षर द्विवेदी, तुमने कितने क्वेश्चन रिपोर्ट किए? 3-4 क्वेश्चन रिपोर्ट किए हैं बेटा, है ना। जल्दी पढ़ो। चलो कशिश, इसने भी शायद 2-3 क्वेश्चन रिपोर्ट कर रखे हैं, सब आ जाते हैं रिपोर्ट पूरी करने। चलो अभिषेक भदौरिया 18 नंबर, अभिषेक भदौरिया है नहीं है? नहीं है। और कौन है? वंदना, वंदना तुम्हारे नंबर बेटा 8 नंबर है। दिया नहीं तो इसमें तो 8 नंबर दिखा रहा है। अच्छा पापा बात करने टेस्ट ही गायब कर दिया, तो पापा को बता देते ना टेस्ट चल रहा है बेटा। ये तूने एक बात ध्यान नहीं, बाद में कहीं पापा टेस्ट का रिकॉर्ड में आ जाए, 6 महीने बाद 2 महीने बाद पूछेंगे सर बच्ची के रिकॉर्ड क्या, कह दूंगा अब 8 नंबर उसमें कौन एक्सप्लेन करेगा कि जितना खून आ गया था। नहीं देखो तो क्या है, तो आपके रिकॉर्ड में चढ़े मिलेंगे ना, मैंने कहा ना। तो जैसे जैसे मेरे में नजर आ रहे हैं ऐसे आप देखना सबको नजर आएंगे, आपके क्या मार्क्स है क्या नहीं है। तो कभी बात आई तो हम लोग खोल के कर देंगे, ये मुझे क्या मालूम तुम्हें किस टेस्ट में किसके साथ क्या हुआ था, इतना कौन ध्यान रखेगा? का तो याद रहता है। 11वें टेस्ट का पूछोगे सर पिछला जो 9वां था उसमें क्या होता है, मुझे क्या पता। सर आपने वीडियो में डाल देंगे, वीडियो नेट दिक्कत दे रहा था तो ऐसे क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं, वो कर देंगे, एक आध दिन में उसको प्रॉपर एडजस्ट करेंगे, एकदम सारी टैप भी कर देंगे, है ना। और जो आपकी टेस्ट की रिपोर्टिंग उनको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके लिए मैं काम करता हूँ। पहले मैं टेस्ट में चला जाता हूँ, आपके क्वेश्चन में मैंने नोट कर लूंगा आपको कहाँ दिक्कत थी, मैं एक सेकंड अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और टेस्ट में कौन सा वाला देखना था आप लोगों को, कौन सा टॉपिक का था? ट्रांसपोर्टेशन वाले में होगा लाइफ प्रोसेस वाले चेक करना, ये रहा लाइफ प्रोसेस, ये रहा ट्रांसपोर्टेशन, बढ़िया आया। पहली बात तो बता दें, तो महिला मैसेज कर रहे थे, जैसे ज्योति ने मैसेज किया, सर माय मेनी ऑफ माय क्वेश्चंस आर फाउंड टू बी इनकरेक्ट। मेनी, मैंने कहा इतने तो क्वेश्चन ही नहीं थे जितने तेरे स्पेलिंग मिस्टेक गलत हो गए, मेनी कहां से हो गए? चलो सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग में बता दें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 निकिता ने किया हुआ है, इसके अलावा इसको ज्योति ने किया हुआ है रिपोर्ट, और इसको अक्षत ने किया है। बेटा आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 था, द सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ नॉर्मल एडल्ट पर्सन। किसी भी नॉर्मल एडल्ट पर्सन का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? कम से कम 120 mm, इतना तो आंसर होना चाहिए। अब तुमने लिखे बैठे हो कितना होता है प्रेशर, तुमने लिखा है 120। ये तो बेटा अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी लिख के आओगे तो भी काट के अलग कर देगा, तुम भूल जाते हो। अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन, और तुम लिखा है 120 क्या 120 टन, 120 किलो, क्या 120,
वैसे कायदे से आपसे ये ध्यान रखिएगा भैया, बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार आप प्राइवेट स्कूलों में अपने घर की खेती में समझिएगा। दैट्स व्हाई द स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग पेपर्स इन प्राइवेट स्कूल्स फ्रॉम लास्ट 8 और 10 ईयर्स, उनको बिल्कुल सावधान करता हूँ। बोर्ड में रिजल्ट आने बाद ढूंढते रहते हैं इतने कम क्यों हो गए, तो इतने कम इसलिए हो गए, क्या होता है आपके स्कूल का टीचर आओ पास करने में लगा होता है। ध्यान दिया होगा आपके स्कूल में कभी 8 9 में कोई फेल हुआ है? कहीं कोई फेल नहीं हुआ होगा। कीवी में पूछ लेना, कीवी में आप देखोगे 9th में आधी क्लास साफ मिलेगी, 9th में पता चलेगा आदमी काहे फेल हुआ, बोले सोशल स्टडीज। 10 15 तो सोशल स्टडीज में फेल निकलते हैं। तो यह कीवी का एक आप है, कीवी के कौन सा कीवी दोबारा? टू। टू में तो लाइन लग जाती है फेल होने वालों की। इस बार तो कोरोना की वजह से पास करते हैं। इस बार को छोड़ दो, ये तो मतलब रेयर केस है, इस बार की बात नहीं कर रहे। हाँ, हर साल मैं आपको बता देता हूँ, आपके तो सोशल स्टडीज में फेल निकलते हैं। मेरे खुद क्या हुए है ना, स्टूडेंट मैंने कहा क्या हुआ, सर सोशल स्टडीज में फेल कर दिया। फेल कर नहीं दिया, हुए हो, करता थोड़ा ना कोई है, होते हो। मैंने कहा ये वो आदत कहाँ से आती है, कहीं से आती है। 120, उसने कहा ठीक है बढ़ने दो, क्या लेना देना भैया। एग्जैक्ट आंसर बोर्ड में जाएगा 120 mm ऑफ। हाँ, इसके आगे हो सकता है कि आप मरकरी लिखना चाहें, मरकरी नहीं लिख रहे हैं आप, इन शॉर्ट एचजी लिख रहे हैं, इसलिए ये आंसर तो बता दें बिल्कुल ही गलत था। क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि आप 10th में मतलब छोटे हैं, तो मैंने ये भी ऑप्शन लिखा, मरकरी भी लिखा, और मैंने इसको भी करेक्ट मान लिया। चलो कम में इतना तो लिखो। और कुछ ने हम बता दें आंसर लिखा है, जिन्होंने रिपोर्ट किया है उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने आंसर ये लिखा हुआ है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूँ सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है। अब इनमें से कौन सी सिस्टोलिक थी, दो थोड़ी होती है। किसने लिखा है 120/80? अब याद बता देता हूँ, 120/80 लिखा होगा जिसने लिखा है, सही ना। तूने रिपोर्ट नहीं किया, तुम्हारे नाम का देखा नहीं, मतलब नोट नहीं किया, तो जिन्होंने रिपोर्ट किया उन्होंने उनको जवाब देना पड़ेगा। पूछेंगे सर हमने भेजा था क्वेश्चन गलत है, आपने उसमें क्या कार्रवाई की, मैंने नोट कर लिया था, इसलिए आपका गलत था। लिखता आपने आंसर लिखा था 120, सही कह रहा हूँ। और तुम भी 120 में ही खेल रहे थे, है ना, ना किलो ना लीटर, 120 क्या पता नहीं, ठीक है। और ज्योति ने लिखा हुआ था 120/80, दैट्स व्हाई दिस आंसर इज रॉन्ग। 120/80 is not the systolic pressure। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बता दें अक्षर जी ने किया है, तो तुमने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन नंबर 6। तुमने तो क्वेश्चन नंबर 6 किया ही नहीं है ना। आंसर में क्या दिक्कत हो गई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लॉ उसमें लिखा है कि ट्रांसपिरेशन क्या कहलाता है, लॉस ऑफ वाटर। सर वाटर पढ़ देता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे ना, 4 5 6। ये द लॉस ऑफ फिल इन द ब्लैंक इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। पानी का लॉस वाटर वेपर्स के फॉर्म में, तो विवाद ऑफ वाटर वेपर्स के फॉर्म में, और किसका लॉस होगा? इंग्लिश ठीक रखना बेटा, दिक्कत आने लगेगी। आप मुझे बताएं, मैं मेरा आपको भी गलत सेंटेंस, हुआ था। आपका जो गलत हुआ है जो कि वो आपका बता दें, एक सिंपल से कारण से आपका मैं करेक्ट कर दूंगा। आपका जो है एक्सेस ऑफ वाटर ऐसा कुछ आपने लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम करेक्ट मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात सही है। ये तो हम बता दें द लॉस ऑफ इन फॉर्म ऑफ, एक मजेदार बात है, तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसके सेंटेंस में आंसर छिपा था, वो आगे बता ट्रांसपिरेशन कहलाता है। भैया वाटर वेपर्स के फॉर्म में किसका लॉस होगा? वाटर वेपर माने पानी की भाप, तो पानी की भाप के फॉर्म में किसका लॉस होगा? पानी का लॉस होगा, ऑयल का थोड़ी जाएगा। ऑयल विल लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ ऑयल वेपर्स, और एक्चुअली ऑयल की वेपर्स नहीं होती, ऑयल की तो फ्यूम भी कहलाती है, तो धुआं सरी का होता है, ऑयल फ्यूम्स आप कहते हैं, द लॉस ऑफ ऑयल इन फॉर्म ऑफ ऑयल फ्यूम्स। तो ये मेरी बात समझ आ रही, इसलिए मैंने कहा यहाँ पर केवल ज्योति के लिए हमने कहा था एक क्वेश्चन है ऐसा। और एक बता देता हूँ, इस बार था आपका सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 6 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत ये है, जब आप फिल इन द ब्लैंक कर रहे हैं बेटा तो बहुत ध्यान से पढ़ें। इसने कहा अंदाजन नहीं भरे, 8-9 तक आप अंदाजन भरते हुए काम करते हुए आए हो। क्वेश्चन नंबर मैं 7 में लिखता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था ये लिख देता हूँ, इसलिए ये था आपका न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। सर आपने क्लास में ही बोला था। अब मुझे बताइए यहाँ मुझे क्या भरना चाहिए? चलो बढ़िया, आरबीसी आप भरवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑप्शन है कि आप यहाँ भर दें, इन शॉर्ट आप भर दें आरबीसी, बढ़िया। और क्या भर सकते हैं? प्लेटलेट्स भर सकते थे। और क्या भर सकते हैं? प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस होता है यार, प्लेटलेट्स में डब्ल्यूबीसी में होता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, प्लेटलेट शायद रह गया होगा, अगर ऐसा होगा तो मैं उसको सही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जिनका यहाँ गड़बड़ है वो बताता हूँ। आरबीसी के अलावा आप यहाँ क्या भर सकते थे? आप यहाँ भर सकते थे रेड ब्लड। अब मुझे बताओ सेल्स लिखना चाहिए कि नहीं? सर मैंने सोचा तो था लेकिन नहीं सोचना नहीं है, क्वेश्चन में से लिखा होगा तो मैंने कहा अगर मैं लिख दूंगी वो फिर गलत मानेगा। नहीं मानेगा। आपने ध्यान नहीं दिया, रेड ब्लड सेल्स तो आप पहले ही लिखे हुए थे, इसमें तो नहीं लिखा मैं। और या फिर आप ऐसी कंडीशन में आप एक नाम इस्तेमाल कर सकते हैं एर्थ्रोसाइट या थ्रोम्बोसाइट्स, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये ध्यान दीजिएगा, ये गलतियां मेरा तो बहुत सारे लोगों से होती है, वो एक ही वर्ड को 2 बार 3 बार करते आते हैं। और एक छोटी गलती ज्योति की बताऊंगा अभी मजेदार सी, ये हम बता दें, अगर कभी भी आपकी कॉपी जब भी, अभी तो ठीक है चलो हमने कहा आप अपने एग्जाम में लिख के आओगे, चूंकि आपकी कॉपी हाथ से लिखते हैं तो इतना ध्यान नहीं देगा, आप रेड ब्लड सेल्स मान लेंगे, सही मान लेंगे ना। व्हेनेवर योर कॉपी विल गेट थ्रू एन ओएमआर शीट और लाइक दैट 10th के बाद या 10th के बाद कई ऐसे एग्जाम होते हैं या कॉपी हाथ से चेक नहीं होती, आप मालूम है, तो आप देखना हर जगह आप गलत पाए जाओगे, वो आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे। ब्लड, क्योंकि आपका रेड ब्लड सेल होती है और सेल तो ऑलरेडी लिखा है ना, तो आप सेंटेंस पढ़ो। अच्छा मान के चलो मैं इसमें भर देता हूँ रेड ब्लड सेल्स, आप सेंटेंस पढ़ो, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ ब्लड। गंदा सा नहीं लग रहा? हाँ नहीं मैंने नहीं किया, मुझे पता है ना ये तो गलती है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैंने इस गलती को सीख जाओ। सही था ना फिर आंसर? नहीं आपका आंसर कहाँ सही था? मैंने रेड ब्लड ही तो लिखा। नहीं अगर रेड ब्लड लिखा होगा तो सही होगा, रेड ब्लड लिखा होगा तो सही होगा, मैंने वो नहीं, जिन्होंने रेड ब्लड सेल्स लिखा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आरबी भी लिख देंगे तो आरबी भी लिख देंगे तो भी सही जाएगा ना, आरबी नहीं कर आरबीसी लिखना, तो वो एक पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम बता दें एक कौन सा क्वेश्चन में अपन 7 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन 9 में भैया 9 में भी यही ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो। मैं 9th क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सेंटेंस ध्यान से पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये है द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। क्या कहलाती है रिलैक्सेशन फेज, मुझे बताएं। या तो इसका नाम ध्यान देखना, ग्रामर देखना, क्योंकि ये वही बात है ना, नाउन को नाउन और एडजेक्टिव एडवर्ब वाली, या तो ये कहलाती है डाइस्टॉल, और या फिर कहलाती है, अगर आप ग्रामर चेंज करेंगे तो डाइस्टॉलिक के साथ कहलाएगी फेस। अब आप इधर का उधर इधर का इधर मिक्सअप करेंगे तो आपको हो सकता है पहली बार में नहीं देखे, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा कुछ गड़बड़ लिखा है, मतलब सेंटेंस सही नहीं है, इसलिए कई बार बता दें वो गलत कर देता है, ये समझ में आता है। थोड़ा सा नामों को उधर रखें। और एक बताता हूँ, और यहाँ पे बता दें किसने गड़बड़ की थी, एक और महान गड़बड़ थी, किसने की थी,
वो बताता हूँ डायस्टोलिक। बेटा ये स्पेलिंग मत लिखना, ये तो आप एग्जाम में भी लिख के आओगे तो भी उड़ा देगा। देखो एक आध एल छोटा मोटा इधर का उधर हो जाए तो ठीक है, तो बिल्कुल ही बेचारी की धज्जी उड़ा दी चारों तरफ से, तो बचे ही क्या। डी और सी के अलावा सब गलत लिखा है। समझ आ रहा है ना, इसलिए मैंने कहा इतना गलत मत देखो, एक आध एल इधर उधर हो जाए तो एक बार चलो काम चला भी लेंगे, सही है ना, इनको ना करें। और कौन सा एक आध क्वेश्चन है आपका ऐसे आपका हम बता दें, शायद ये भी वही था। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही गड़बड़ कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 में बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में जिन्होंने गड़बड़ की है ये कशिश की, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यही गड़बड़ है सेम। देखो ध्यान से ज्ञान समझ में आ जाएगी। ये है पल्मोनरी आर्टरीज कैरी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पल्मोनरी आर्टरीज, इस बात क्या होता है कैरी ब्लड फ्रॉम, चलो ऐसा लिख देते हैं राइट एट्रियम टू लंग्स, इन शॉर्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। आपको मालूम था ये कैसा ब्लड होगा, ये आपका होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। मुझे एक बात ध्यान से देख के बताओ जरा सोच के, इसमें मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, आपका ध्यान जाता है, यहाँ मुझे लिखना है डीऑक्सी, क्योंकि भैया फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक समझते हो, अगर फिल इन द ब्लैंक सही नहीं कर रहे तो यहाँ तो ठीक है। इंग्लिश के पेपर में क्या होगा ये जरा एक मिनट के लिए दिमाग लगाओ, नहीं आई मेरी बात समझ में। यहाँ तो साइंस का है, चलो फिर भी टीचर ब्लड ब्लड रिपीट को उतना ध्यान नहीं देगा, तो उतना ध्यान उसका साइंस वाले का इतना ध्यान नहीं आता कि तुमने ब्लड जो है वो 2 बार लिखा है, वो 1 बार करेक्ट करेगा कुछ, इतना ध्यान दिया। अगर इंग्लिश के पेपर में तुम ऐसा करोगे, इंग्लिश में ऐसा मामला चल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी के पेपर में तो होते ही सी बात के मन में तो यही होता है। एज और हैज, अब तुमने लिखा आई हैव अ कार, गाना सुना रहा है क्या, आई हैव अ कार, नहीं ऐसे लगा संगीत हो जाता है। इसलिए मैंने कहा ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, अगली बार कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें ऐसी ही है। टेस्ट इसलिए नहीं कि आप बहुत ज्यादा नंबर लाए, टेस्ट इसलिए है कि आप ये चीजें सीखते हुए जाए, इनमें आप सुधार करें, ध्यान रखना, सुधार करते जाए। स्पेलिंग्स का ध्यान रखें, जैसा है स्पेलिंग भैया थोड़ी बहुत तो मिलती जुलती रखो, थोड़ी बहुत मिलती जुलती रखोगे, मैं उसके बाद फिर करेक्ट कर दूंगा। इसको ये कहीं से नहीं हो रही करेक्ट, ये बस से बाहर हो गई थी, ठीक है ना। बाकी इसको हम कर सकते थे पर हमने कहा चलो एक बार जाने दो, आप इसको देख लें। और एक कौन से क्वेश्चन में थे, 3, 6, 9, 10, बस एक क्वेश्चन और था किसी का, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही गड़बड़ है, सेम कशिश। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 भी अगर आपने किया है तो आपने ये किया है कार्डियक मसल्स, जबकि इसमें था स्पेशल मसल्स कॉल्ड डॉट 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 मसल्स, इसमें तुम्हें भरना था, क्योंकि मसल्स तो अपन ने पहले रखी हुई है, अब मसल्स को बेचारा कितना मसल डालोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार से लोग अच्छे से दें। इससे बेहतर ये होगा कि आपको हम कहते कम आपके हिंदी इंग्लिश के पेपर सुधर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइंस के बहाने अनजाने में आपको ये ध्यान चला जाएगा इस साइंस में तो सही हो रहे हैं, पर अंग्रेजी में ही हमें बात मार देगी, और हिंदी के पेपर में लैंग्वेज वाले जो भी होंगे उनमें आपकी चीज सुधर जाएगी। और कोई डाउट हो किसी और क्वेश्चन में तो बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। अरे पहले उद्घाटन ही गलत हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, अरे कहाँ चला गया, जरा टेस्ट ही हो गया। पहला क्वेश्चन है व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ जाता है।
जो बॉडी सेल्स लिखा है, चलो तो बॉडी सेल्स नहीं बॉडी लिखना चाहिए। वैसे हम बता दें इसका सही आंसर तो था, बताऊं सही आंसर इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये था। तो ये नहीं याद आ रहा अचानक से नाम, उसके लिए ऑप्शन था और उसके लिए था आर्टरीज। और फिर जैसे कुछ नहीं आ रहा उसके लिए लास्ट ऑप्शन था, तुम तो उसके ही आगे निकल गए। तीन ऑप्शन मैंने से रख छोड़ दिए, इनमें से आप कुछ ही भरते आपका सही निकलेगा। बाकी ध्यान रखना लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पुश अप पंप होते हैं, आर्टरीज या वेन्स लिखोगे बेहतर रहेगा, दैट विल बी बेटर आंसर। जैसे आपका कहाँ पे पुश करता है तो मतलब कहाँ से आता है तो वेन्स, किसमें जाता है किसमें पंप करते हो तो आप करते हैं आर्टरीज में। और आर्टरी में भी आप बिल्कुल करेक्ट नाम लिखेंगे, कौन सी आर्टरी में, तो सारों में पंप नहीं करते, आप करते हैं ऑर्टा में। उसके बाद फिर अलग अलग डिवाइड होते आते हैं, सही है। और कौन बेचारा टेस्ट नहीं दे पाया, और तुम कहा रह गए अमन सिंह? नेट खत्म हो गया था। इतना कितना नेट का इस्तेमाल करते हो? डाटा पैक पूरा खत्म हो गया। मैं तो पूछ रहा हूँ क्या किया करते हो इतने नेट का? नहीं, वैलिडिटी खत्म हो गई तो कुछ नहीं हो सकता। वैलिडिटी करा लो बेटा, हमारे तो ऐसे हम बता दें हर दो चार दिन में छोटी छोटी टेस्ट। पर अभी तो हमने तो क्या है, अभी तो टाइम इसलिए दे रहे थे कि आप एक बार फेमिलियर हो जाए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो छोटे छोटे रखेंगे मनोरंजन वाले, 10-15 क्वेश्चन का टेस्ट, 10 मिनट का टाइम, बस 10 मिनट में अपना 10 क्वेश्चन निपटाओ। वैसे टाइम खत्म हो गया, टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा। हाँ, एक सुविधा जरूर है, वो बता देता हूँ। जैसे मान के चले आपका टेस्ट टाइमिंग मेंशन्ड है, सपोज करें मान के चले आपका टाइम में मान लेता हूँ आपका दिया हुआ है 9 से 9:30 तक। इसका मतलब ये है कि आपको इस ड्यूरेशन में अपना टेस्ट चालू कर लेना है कभी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने कर दिया है, इसका मतलब है मान के चलो कोई आदमी 9:05 पे स्टार्ट करता है, सपोज करो टेस्ट मान के चलो कितनी आधे घंटे के मान लो, उसको उसका टेस्ट बंद हो जाएगा 9:35 पे। लेकिन अगर मान के चलना किसी ने 9:29 पे स्टार्ट किया तो उसका टेस्ट कब होगा 9:29, यानी उसका एंड अप हो जाएगा, वो आपको 30 मिनट काउंट करके देगा। हाँ, अब इसके लिए मत बैठे रहना कि हम चेक करें 30 पे क्या करता है। अरे कुछ खुरापाती होते हैं, चेक करेंगे मैं 30 पे जाके चेक करूंगा इसमें क्या होता है। नहीं तो उसमें तो पूरा टाइम नहीं जाओगा। नहीं, मैंने अटेंड ही नहीं किया। अटेंड नहीं करते, आपको पूरा टाइम देगा। ये आप जो है उसको मैंने कर ही दिया है सेट कि अब आपका ओपनिंग टाइम दिखाता है, और उसमें कर दिया है आप यहाँ से ओपन करेंगे उस बाद इट विल गिव यू, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि भैया आप 9 बजे एग्जैक्ट नहीं, आप 9:05 पे कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी के आदमी का बिल्कुल मैं तो 9:30 पे स्टार्ट करूंगा, वो भी फिर एक अजीब सी चर्चा हो जाएगी। बाकी मैंने एक 10-15 मिनट टेस्ट रखेंगे सिंपल, आगे से दोबारा इसलिए मैंने दे लो ताकि अंदाज लग जाए। बाकी केवल और केवल हम कहते हैं टेस्ट में किसमें टाइम देना पड़ेगा, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का टेस्ट आएगा, और वो तो जाने कब आएंगे, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब आएंगे। उनके टेस्ट में हम कहते हैं आधा घंटा 45 मिनट लगेगा। बाकी ना बायो वाले में समझ आ रहा है, अगली बार मान चलो एक्सक्रिएशन के 10 फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स देते हैं, कितने मिनट देंगे? 15 मिनट, बहुत है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मेरा ख्याल होते हैं उनको भी आता है, अगर कोई नहीं कहेगा नहीं हम बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो लगना भी ऑब्जेक्टिव होंगे तो और भी जल्दी हो जाएगा, उसमें तो तुम्हें लिखना भी नहीं पड़ेगा, स्पेलिंग भी नहीं सोचना, तो केवल ठीक ही करने होंगे ABCD। चले, और सचिन कुमार तुम टेस्ट नहीं दे रहे? कितने बजे आता है? पहले जिम जाते, जिम से फिर कोचिंग कराता है। ये कितने बजे लौट के आता है? 9 बजे के समथिंग। हम तो 9 बजे के समथिंग में तो टेस्ट देना है। आते हैं पर 4 इसलिए दिक्कत नहीं है, चार्जर घर में ही होता है, लगा के भी टेस्ट दिया जा सकता है यार। कैसी कैसी बातें बताते हो नालायक की वाली। भैया मना कर देते क्या टेस्ट मत दे? नहीं, फिर क्या करें, चार्ज ही नहीं है। भैया चार्ज नहीं है तो ये बात, आप अभी जो है फोन करना हो तो आदमी
चार्जर लगा के हाँ भाई और क्या हाल चल रहा है 2 घंटा तक हाल और चाल के अलावा ढाल तक पूछ जाएगा। फिर टेस्ट के नाम बता शादी हो गया था बोले लाइट बोले हाँ आती नहीं ऐसे आपसे हो जाते हैं भैया 9 से मेरे ख्याल 9 के बाद ही टेस्ट रखता हूँ 9 के सब इसलिए 9 बजे रखे हैं। आपको अगर 9 बजे क्यों रखे हो तो कारण ही है किसी कोचिंग वार्ड में किसी को कहीं जाना हो किसी और की कोई ऑनलाइन क्लास चल रही कुछ चल रही हो 15 मिनट आराम से 9 सवा 9 पे आदमी ज्यादा टाइम लेंगे नहीं तो अभी 1-2 मिनट इसलिए टाइम दिया पिछला टेस्ट था कितना टाइम दिया था इसलिए मैंने 30 मिनट तुम्हें लग नहीं रहा होगा 30 मिनट का कहाँ से मेरे हिसाब से दे दिया था एक बार आदमी आराम से समझ में आगे जाना पीछे आना से क्या है कुछ चीजें सीख गए आप कम से कम टू बॉल लगाना है सीख गए कोई क्वेश्चन आप गड़बड़ लग रहा है आप रिपोर्ट कैसे करना है ये समझ में आ गया ठीक है 2-3 बार में सीख जाओगे खत्म इसलिए 1-2 बार टाइम दे दिए थे कि उतना तुम्हारे पास ऊपर नीचे टहलने के लिए टाइम मिल जाए तो ऐसा नहीं लगे खट 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 कियो खत्म। चले नेक्स्ट चैप्टर हमने कहा था आपकी स्टार्टअप करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा जाएगा अगला चैप्टर जो आपका बढ़ेगा वो हमने कहा था हेरिडिटी से रिलेटेड रहेगा किसकी एक्सक्रिएशन की कोई शीट नहीं मैंने कोई दिक्कत नहीं एक्सक्रिएशन का मुझे याद नहीं रहा इसकी जो मैंने प्रिंट नहीं की इसमें आज कर दूंगा और इसका जो है एक पीडीएफ अभी भेज देंगे क्लास के बाद में और इसका प्रिंट आज निकाल के चलो फिर अगले टर्न पे मिलेंगे तो दोनों एक साथ ही एक्सक्रिएशन में तो 2 पन्ने हैं टोटल तो कुछ है ही नहीं सही ना। चले पहले तो मुझे बताएं कि आपको ऐसा ध्यान आता है हेरिडिटी का मीनिंग में आपके लिए क्या चीज बता रहा था किसी को याद हो जरा बताओ है हेरिडिटी का मतलब जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स क्या होती है भाई हेरिडिटी ये कैसी बात है राम कहाँ रहता है बोले श्याम के बगल में बोले श्याम कहाँ रहता है बोले राम के बगल में बोले दोनों कहाँ रहते हैं बोले अगल बगल में ऐसी बात चलो मैं बताता हूँ हेरिडिटी मतलब क्या था भाई सिमिलरिटी जो पेरेंट्स थे थी अब आप सही जगह है ये रिलेटिवली सही जवाब है कि हम कहते हैं जो ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं या कहते हैं जो नई जनरेशन्स होती हैं वो अपने पेरेंट्स के या जो भी उनके एंसेस्टर्स हैं उनसे सिमिलर होती हैं उनके जैसे कैरेक्टर्स होते हैं और ये चीज कहलाती है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ये होता है किसी भी एक स्पीशीज का मतलब तो याद है हिंदी में स्पीशीज हिंदी में हुआ करती थी प्रजाति एंड डू रिमेम्बर जाति नहीं प्रजाति जैसे अपनी प्रजाति क्या है अपनी प्रजाति में बताया अपनी होमोसेपियंस प्रजाति है यानी अपन जो है बंदरों के लेटेस्ट वर्जन है हाँ सही कह रहा हूँ एकदम हाँ 5G वर्जन ऑफ बंदर्स सही है तो जो मैं बात करता हमने जिस प्रजाति पे उस प्रजाति में जाओगे इसके बाद आप देखना मनुष्यों में भी आप देखना प्रजातियां होंगी। अब यहाँ बात करता हूँ स्पीशीज और स्पीशीज इसमें एक नाम लेता हूँ क्या आपने कभी ध्यान दिया अगर आप दुनिया भर के तमाम सारे लोगों को देखें तो देख के ही आप बता देते हो बोले ये तो चाइनीज है ये बोले अफ्रीकन है ये बोले ब्रिटिश है कैसे बता देते हो कभी ध्यान दिया यही स्पीशीज है। अब समझ में आ गया होगा अगर कोई नाइजीरिया से या मैंने कहा ऐसी किसी अफ्रीकन कंट्री से है तो उनके जो हम कहते हैं कर्ली हेयर उन्हें चौड़ा माथा होगा हाइट ज्यादा होगी लंबे ज्यादा होंगे इनसे कलर आप देखेंगे एकदम डार्क होगा यानी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनसे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आदमी दिस मैन बिलोंग्स टू सम अफ्रीकन कंट्री। फेस स्ट्रक्चर आप देखना बिल्कुल अलग होगा कोई चाइनीज है तो उसका फेस स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा आंखों की बनावट चेहरे की बनावट हाइट स्किन कलर कोई ब्रिटेन या रशियन है रशियन अपने हम कहते हैं कद काठी से पहचाने जाते हैं एकदम तुरंत जर्मन अपनी नीली आंखों से पहचान लिए जाते हैं कलर कैसा ब्लैक ही रहता है किसका अच्छा अफ्रीकन की स्किन का कलर ब्लैक क्यों होता है ये यही बेटा हेरिडिटी है ये हेरिडिटी का रीजन ही है। मैंने कहा अब जो स्किन कलर है जैसे आपका एक टॉपिक हुआ करता था चलो मैं उसका हल्का सा हिंट दूंगा क्योंकि अपन डिस्कशन कर रहे हैं एक प्रोसेस आती है और वो प्रोसेस कहलाती है इवोल्यूशन
क्योंकि छोटा सा टॉपिक इस बार आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है, लेकिन लास्ट में हम जब जाएंगे तो एक बार हम इस पे 1 या 2 लेक्चर लेंगे जरूर, और बीच में भी कई 1-2 और डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन ये होता है कि कोई भी हम बता दें स्पीशीज, या कोई भी हम कहते हैं चलो स्पीशीज वर्ड छोड़ो तो समझ में आ नहीं है, सिंपल कहते हैं कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल या आदमी, ध्यान देखेंगे जब भी अपने आप में जो चेंजेस करता है वो किसके लिए करता है? अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा बचे रहने के लिए लगातार, और किसके अकॉर्डिंग करेगा? जिस एनवायरमेंट में रह रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर आप जो है ये नॉर्दर्न कंट्रीज में, और नॉर्दर्न कंट्रीज की हम बात करेंगे, अगर आप हैं, हाँ बताएं। हाँ बताएं। अच्छा हाँ सौरभ बोले। अच्छा एयर बैग खराब है तो उसका क्या करेंगे? अच्छा तो इसका चार्ज कौन देगा? ये सब ये और कहते हैं इसका पेमेंट कौन देगा? नहीं तो आप तो नहीं आ पाएंगे तो अगले को मैं नहीं पहले क्या समझो, मैं क्या डिजाइन है कि आगे लेके आते हैं तो साथ में करते हैं। अच्छा 9 बजे तक खुला रहता है, तो चलो फिर हम थोड़ी देर से आते हैं। ठीक ठीक ठीक, इन्हें जो मैं 8 से पहले आ जाऊंगा ना। अच्छा बाकी सब तैयार है गाड़ी में ना? बाकी सब तैयार है गाड़ी में? ठीक है चलो बात है। चलो आता है क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ रहे, ठीक है? उनके आदमी गाड़ी लेने जाना है, गाड़ी लेने मतलब बढ़िया ज्यादा है। चलो हम बात कहाँ कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन की आपने बात कर, तो मैंने कहा कोई भी जो हम कहते हैं स्पीशीज है वो क्या करेगी? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नॉर्दर्न यानी कोल्ड कंट्रीज की बात करें, जब आप यहाँ जाते हैं तो आपकी स्किन का कलर एक्चुअली किस बात पर डिपेंड करता है? क्योंकि आपने ध्यान दिया, दैट डिपेंड्स ऑन द मेलानिन प्रेजेंट इन योर बॉडी। जो अपनी स्किन है उसमें एक डाई पाई जाती है, डाई की वजह कहना चाहिए पिगमेंट पाया जाता है विच इज कॉल्ड मेलानिन। और मेलानिन होता है किस कलर का? ब्लैक कलर का। ये पिगमेंट आता है, देखना आपको सनरेज से कहीं ना कहीं बचाता है, क्योंकि आपको याद होगा सनरेज में आपके अल्ट्रावायलेट रेज होती है, और अल्ट्रावायलेट रेज आपकी बनाती है स्किन कैंसर। तो मेलानिन जो है जब ज्यादा धूप पड़ेगी आपकी बॉडी पे ये रिएक्ट करेगा, तो बॉडी क्या करती है? प्रोटेक्टिव फॉर्म में उतना मेलानिन बनाती है। अब आपको ये भी मालूम है सनरेज आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी ऑल्सो, क्योंकि विटामिन डी जो है आपका सनरेज में बनता है, ये ध्यान है। जैसे आपको याद होगा जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे तो आपकी मम्मी आप पे पहले तो तेल पूछती थी और फिर उठा के धूप में टांगे आती थी। हाथ में दिया थे, नहीं रखे गए धूप में। और ऐसा क्यों भैया धूप में क्यों रखे गए? इसका रीजन ये है, फैट्स जो होती हैं ये इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, आपकी बॉडी में डेवलप होता है विटामिन डी। कोई बताएगा मुझे विटामिन डी काहे के लिए लगता है? विटामिन डी इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स। जो छोटा बच्चा होता है तुमने ध्यान दिया उसकी बोन्स लगातार ग्रोथ कर रही होती है। जैसे मेरे बॉडी स्केलेटन पे जाओ, मेरा बॉडी स्केलेटन कंप्लीट है। अब मुझ में क्या होगा? मुझ में डेवलपमेंट तो हो सकते हैं, मैं तूल आगे चाहूं तो 2 फुट लंबी निकाल सकता हूं, लेकिन हाइट बढ़ा सकता हूं क्या? स्केलेटन अब आपका डेवलप नहीं होगा। तो आपको ध्यान होगा सबसे ज्यादा स्केलेटन कब डेवलप होता है? बिल्कुल छोटे बच्चे का। उसे हड्डियों की मजबूती और ग्रोथ दोनों चाहिए, इसलिए उसे विटामिन डी और कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए आपका ध्यान दें, जो हम अगर बात कर रहे थे जो आप इस चीज पे चलेंगे तो आपको सनरेज रिक्वायर्ड भी है, लेकिन एक्सेसिव सनरेज होंगी तो कहीं ना कहीं कैंसर भी। अब आ जाओ कोल्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, कोल्ड कंट्रीज का मतलब समझ में आ रहा है? सनरेज वैसे ही धूप उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब अगर तुम्हारी बॉडी ने मेलानिन बना दिया तो मालूम है क्या होगा? जो आ भी रही है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी।
इसलिए वहां आप देखेंगे वहां क्या है, बॉडी का कलर कैसा है, व्हाइट, एब्सेंस ऑफ मेलानिन। एब्सेंस ऑफ मेलानिन, आपको कोई धूप नहीं रोकनी, आने दो, जैसे ही कम मिल रही है जो आ रही है ले लो फटाफट, तभी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट और विटामिन डी हो पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए उनकी स्किन कैसी है, व्हाइट। अब आप चले आए अफ्रीका। आपने वो दो लाइनें पढ़ी होंगी, ज्योग्राफी पढ़ते हो कई बार नहीं पढ़ते, एक इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, क्या आपने जान लिया? इक्वेटर के बिल्कुल बगल में आपका अफ्रीका, तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, सूरज साल भर बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर पोजीशन में फायर करता है, सबसे तेज धूप है। नतीजा समझ में आता है क्या है? इसको इस धूप से प्रोटेक्शन चाहिए, और प्रोटेक्शन चाहिए तो क्या होगा, मेलानिन आपका बनेगा, स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, काला। अच्छा, अब अपन कहाँ है? अपन बीच में है, ना उधर है ना इधर है, इसलिए अपन ना गोरे होते हैं और ना काले होते हैं। अपना कलर कभी आप पूछोगे तो क्या कहलाता है, गेहुआ। अपना कलर फेयर कहाँ से नजर आता है? जिस दिन भ्रम हो जाए अपना कलर फेयर है, किसी भी इंग्लैंड वाले के सामने खड़े हो जाना, खत्म। फेयर का आई गायब हो जाएगा, फार हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा अपन अपने कलर को जैसे तैसे रो धो के, ना गोरा ना काला। तो तुम्हें वैसे बता दूं, इंग्लैंड वाले बेटा अपने को काला कुली बुलाते थे। इतिहास पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से मालूम होगा, इतिहास में दर्ज है कि इंग्लैंड जो वाले जो थे, ब्रिटिश एम्पायर में जो इंग्लैंड थे, ब्रिटिश वो इंडियंस को क्या क्या बुलाते थे, काला कुली। बिल्कुल साफ बता देता हूँ, उनके रिस्पेक्ट में आप कैसे थे, काले थे। तो अपना भ्रम है कि अपन बताते हैं मैं थोड़ा गोरा हो गया हूँ, गोरे हुए ज्यादा नहीं हुई। ये गोरे वाली बात हटाओ, ठीक है ना। बाकी मैंने कहा तो कालापन नजर आ जाएगा, इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, धूप में अगर आप निकले, और धूप में निकले आप एक सिंपल का काम करना, आप एक चीज कभी देखना, अपने हाथ का इत्ते का कलर देखना, फिर ऐसी शर्ट मैंने कहा उठा के देखना, यहाँ का देखना, अंतर दिख जाएगा। अभी अंतर कहाँ से आ गया? जैसे मैंने कहा आप टी शर्ट पहनते हैं, कभी आप टी शर्ट हटाना, इतना गला और इतना गला देखना, लाइन बनी दिखेगी, एकदम एकदम चाइना बॉर्डर सा दिखता है। बोले इधर गोरा और इधर काला, ऐसा क्यों नजर आता है? कि ध्यान नहीं दिया? ये रीजन ही है कि क्या हो रहा है, जहां आपकी धूप डायरेक्ट पड़ रही है, द स्किन विच इज इन कांटेक्ट विद द डायरेक्ट सनलाइट, एट दीज प्लेसेस द मेलानिन डेवलप्स। और जहां नहीं है वहां पर मेलानिन डेवलप नहीं होता, खत्म बात। इसीलिए क्या है, कोई आदमी आप देखना लगातार धूप में वर्क करता रहे तो उसका कलर आप देखेंगे अपने आप डार्क हो जाएगा। सर अपने आप डेवलप होता है, जैसे अगर कोई अमेरिकन आदमी है तो वहाँ पे उस मेलानिन नहीं प्रेजेंट होगा, अगर वो इंडिया में आ जाए आपको मैं यहाँ तक क्यों ला रहा हूँ, वही का बता देता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया। वहाँ एक चीज कहलाती है सन बाथ लेना, और सन बाथ लेते हैं फिर लोग अपनी पीठ दिखाते घूमते हैं। वहां जो है अपन गोरे होने को मरे जा रहे हैं, वो अपनी स्किन को डार्क टैन करा के फोटो शूट कराते हैं। ये देखो सन बाथ करा के मैंने अपनी पीठ, बेचारी काली तो होती नहीं है तो कैसी हो जाती है, भूरी हो जाती है घुमा फिरा के। अपने आप लोग, अपने को शौक क्या है, और जब आप तलाशेंगे तो आपको नजर आएगा, वहां लोग सन बाथ लेते हैं ताकि स्किन का कलर थोड़ा डार्क हो जाए। और ये जो चीज है, अब यहाँ पर आती है हेरिडिटियल और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी हम कल बात कर रहे थे। ध्यान देखना, अगर मान के चलना कोई ब्रिटिश है और हम सपोज करते हैं कोई अफ्रीकन है, इनके जो स्किन कलर है, कौन से स्किन कलर, मैंने कहा सिंपल कह देता हूँ, ये सिंपल भाषा में बात करता हूँ, ये सपोज करें गोरा है और ये काला है, तो ये जो कलर है ये जीन्स में शामिल है, ये हेरिडिटी है। ये अफ्रीकन हम बता दें, अगर इंग्लैंड में भी जाके रहने लगे तो भी इसके बच्चे अगले आने वाले 3 जनरेशन तक कैसे होंगे, काले ही पैदा होंगे, उसी कलर के होंगे। और कोई ब्रिटिश अगर यहाँ के रहने लगता है तो उसके बच्चे हमेशा गोरे होंगे। रीजन समझ में आ रहा होगा, हेरिडिटी है। हाँ, अब बात आती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड ये होगा कि अगर इसको तुम अफ्रीका में रखोगे 4-6 साल, और जब तुम इसे बाकी ब्रिटिशर्स के साथ खड़ा करोगे तो स्किन में हल्का सा अंतर दिखेगा, और जो अंतर दिखता है समझ में आ गया। ये जो है ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये परमानेंट चेंज नहीं हुई।
जैसे मैंने कहा आप ही हैं, आप जो है हम कहते हैं खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आपका कलर डार्क हो जाएगा। अब मान चले आप किसी बैंक में आपका जॉब लग जाता है, तो आप देखना बैंक में जिसका जॉब लग जाता है वो साल 2 साल बाद हल्का सा भूरा हो जाता है। और भूरा कैसे हो गया? ऐसा ऐसा बैंक में कौन सी क्रीम पाई जाती है? तो बैंक में कोई क्रीम नहीं पाई जाती। चुपचाप पूरे दिन भर एसी में बैठे हो, सुबह 9 बजे आ जाते हो बिफोर आप, तो और शाम के 5 बजे 6 बजे 4 बजे का बैंक वाला 5-6 बजे पहले कभी और नहीं आता। 4 बजे तो बेटा बैंक बंद होता है, 4 बजे के बाद बैंक वाले काम शुरू होता है। तुमने जो दिन भर ट्रांजेक्शन किए तो देखना पूरा मिलाते हैं, और हिसाब मिलाने में 1 घंटे 1.5 घंटे कई बार 2-2 घंटे लग जाते हैं। किसी का कोई मेरे रिलेटिव बैंक में तो बता देंगे, बोले बैंक आपके लिए 4 बजे बंद होता है, हमारे लिए हमारा तो 4 बजे शुरू होता है। मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा इस आदमी के कलर में अंतर आएगा, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कैसी है? एक्वायर्ड। इसलिए हमने बात की थी, यही आप बात कर रहे थे इसी हेरिडिटी की। हेरिडिटी का मतलब ही था ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या कहा जाए माता पिता से उनके बच्चों में पास ओवर होते हैं। बहुत सारी चीजें रहती हैं, स्किन का कलर हो सकता है, नाक की बनावट, कान की बनावट, और भी मैंने कहा जैसे इसमें कहा था कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक द डिसीजेस हीमोफीलिया, बाल्डनेस बोले तो गंजापन, डायबिटीज, ये कई ऐसी चीजें जो आप देखना कैसी होती हैं, हेरिडिटरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। कभी भी हम कहते हैं किसी को अगर शुगर टेस्ट कराना पड़ेगा, डायबिटिक, डॉक्टर को शक होता है, तो डॉक्टर से पहला सवाल ये पूछता है, बोले आपके कोई दादा दादी या नाना नानी किसी को थी क्या? अगर है तो बोले आपको खतरा ज्यादा है कि अगर उनसे कहीं आई होगी तो आपकी संभावनाएं पूरी है। ये मेरी बात से तो पर्टिकुलर एज पीरियड पे तो थोड़े थोड़े झड़ते ही, वो सभी के झड़ते हैं, मान के चले लगभग। लेकिन एक जो आप देखेंगे नॉर्मल एज में झड़ने लगेंगे, यानी आदमी आप जैसे मान चलो मेरे झड़ रहे हैं, तो मेरी एज 45 प्लस हो गई, मेरे झड़ रहे हैं तो ऐसी कोई बहुत महान बात नहीं है। और या फिर वो है कि मैं उतनी केयर करूं, इतनी फुर्सत नहीं है। मैंने कहा खेती है, जाने दो, बहुत साल चल रही है, सही कह रहा हूँ। ये मैंने कहा एक नॉर्मल है इसमें। लेकिन अगर मान चले आपने ध्यान दिया 25-30 साल की नॉर्मल काले बाल वाले के अगर बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं लगातार, इसका मतलब एक ऐसा है ये बाल्डनेस। और बाल्ड आदमी बिल्कुल गंजा दिखेगा, एकदम सफा चट, बड़ी तेजी से होगा। ये आपको ये क्या है? ये हेरिडिटी है। सही है, उसे चिंता हुई तेरे ग्रैंडफादर गंजे तो नहीं है? बस जब तक है तब तक अच्छे से संभाल, बढ़िया। वो कुकर मुत्ते वाली डिजाइन निकलवा ली तो घर वालों बता दे रहा, बोले आगे तो गंजा होना ही है, तब तक तो शौक पूरे कर लें दो। हाँ, बोले आगे तो बचेंगे नहीं, केयर करने से बचेंगे नहीं, थोड़ा लंबे चल जाएंगे बस। 10 साल चल रहे होते तो 15 चल जाएंगे, ये हो जाता है। ये आप कर सकते हैं, ये जो प्रोसेसेस है आप उन्हें स्लो कर सकते हैं, ये सिंपल सा। जैसे मैंने कहा था डायबिटीज है, अगर मान के चलो दोनों पेरेंटल साइड, मैटरनल और पैटर्नल साइड, मैटरनल और पैटर्नल में समझ आ रही है? एक हम कहते हैं ग्रैंड फादर, दादा और बाबा, और एक इधर से माँ से हुए नाना और नानी, और सपोज करो दोनों खानदानों में डायबिटीज है, मतलब आपको होनी ही है। अब जो मैं कह रहा था कंट्रोल की जा सकती है, कंट्रोल मतलब आप उसको मेंटेन कर सकते हो, दैट कैन बी डन लाइफ स्टाइल से, मेडिसिन से और अदर चीजों से आप उसको कंट्रोल किए रहे, ये आप कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, प्रोसेस को खत्म नहीं कर सकते कि आपने नहीं, वो नहीं होगा। ये समझ में आता है। तो चलो कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ा देता हूँ। ये कहता है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म possesses a set of characters by which it can be identified as a member of particular species। हर ऑर्गेनिज्म में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का मेंबर है। जैसे आपको याद होगा लास्ट राउंड पे मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा था, मैंने क्या एग्जांपल दिया था, मेरे कुत्ते को आप देख के पहचान लेंगे कौन सा है, जर्मन शेफर्ड है, और आपका जो डॉग है वो कौन सा है, कैसे पहचान लेते हो? देख के पहचान जाएगा आदमी। तो देख के इसलिए क्योंकि पूंछ की बनावट है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, मुंह, कान, कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, तो जो भी स्पीशीज होगी वो आप देखना तुरंत पहचानने में आ जाती है, भैया ये है, ये है। ये क्या है? सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अलग
उनके अलग, तो स्पीशीज भी समझ में आ जाती होगी। दूसरा क्या है, जेनेटिक्स आप देखेंगे इसी बात की स्टडी है। किस बात की स्टडी है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स एक पूरी की पूरी स्टडी है। हेरिडिटी केवल किस पे चलती है, ये कैरेक्टर नीचे तक कैसे आए, जबकि एक टॉपिक होता है वेरिएशन, क्योंकि आते आते बदलाव भी होते हैं। ये भी मैं आपसे लास्ट राउंड में कहता, बदलाव जरूर होंगे, वेरिएशन जरूर होंगे, नहीं तो फोटो कॉपीज निकलना चालू हो जाएंगी, है ना। सबने कहा किसी एक फैमिली में ने कहा पापा, फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, सब खड़े कर दो दादी कह रहे हैं। बोले A4 साइज है, दूसरा A5 साइज में है, एक पासपोर्ट है। इसलिए मैंने कहा क्या होंगे, इन दोनों की स्टडी जो है आपके हेरिडिटी और प्लस इसमें वेरिएशंस कहां से आते हैं, इस पूरी स्टडी पे जाओगे। ये स्टडी किस नाम से आनी आती है, दैट इज नोन एज दी जेनेटिक्स। क्या है, समझ में आ गया? मॉडर्न जेनेटिक्स इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, ये भी मैंने बताया था, जीन्स आपके हेरिडिटी की यूनिट माने जाते हैं। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीन्स क्या माना जाता है कि जैसे मान चले मैं हूं, तो मेरे जीन्स मेरे मदर और फादर से आए होते हैं। जीन्स वो होते हैं जो मेरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं कि मेरे बालों का डिजाइन क्या होगा, मेरी नाक कैसी होगी, या मेरी हाइट क्या होगी। तो जो चीज इनको कंट्रोल कर रही है वो किस नाम से आनी आती है, जीन्स के नाम से। कहाँ मिलते हैं ये भी डिस्कस कर रहे थे। 9th में आप पढ़ते थे सेल्स, उसमें पढ़ते थे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता था क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम आपसे कहा जाता था दैट कंटेन द डीएनए। ये डीएनए एक सेल से दूसरी सेल को ये जानकारी पहुंचाता है कि भैया तुम पपीते के सेल हो तो पपीते जैसे बनो, ना कि धीरे से बगल वाले को देख के नींबू हो जाओ। सही कहा ना मैंने? तो ये जो जेनेटिकल कोडिंग है एक सेल से दूसरी सेल में जब जाती है तो सारी सेल क्या होगी, सिमिलर पैटर्न या स्ट्रक्चर पर जाती जाएंगी। ये कहानी क्लियर हो जाती है। और आगे जाते हैं, जीन्स यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी हैं जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। जेनेटिक्स इन्वेस्टिगेट करती है, क्या पता लगाती है, जो मैं बात कर रहा था अभी, हाउ दीज जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट। आखिरकार ऐसा क्या होता है, कैसे होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जीन्स यानी कि आपकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। ये भी बताते हैं व्हाट देयर स्ट्रक्चर इज एंड हाउ दे फंक्शन टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे फंक्शन करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, पूरा साइंस आप जाएंगे। हेरिडिटी जिस पे हम बात कर रहे थे, हेरिडिटी तो समझ में आई गई थी, is defined as the process, definition हो जाएगी, process by which characteristics are passed from parents to their children. In other words, heredity is the transmission of characteristics from one generation to the successive generation. एक से अगली generations को ट्रांसफर होते आना, ये हेरिडिटी है। ओके, अब मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपसे कहा था दो तरह के कैरेक्टर्स होंगे, एक्वायर्ड और एक होंगे हेरिडिटरी या जेनेटिकल। जेनेटिकल कैरेक्टर कौन होंगे, जो आपके खानदान में चलेंगे। एक्वायर्ड कौन से होंगे, जैसे स्किल्स, नॉलेज, मसल्स, हेयर स्टाइल। समझ में आ रहा है? हेयर टाइप नहीं कह रहा, हेयर स्टाइल कह रहा हूँ। ये कैसी है, एक्वायर्ड है, बदल सकते हैं, आप भी बदल सकते हैं और अगला फिर बदल देगा। क्या जाओगे, द कैरेक्टर से विच कैन बी पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में पास होंगे वो किस नाम से आने आएंगे, तो नाम से समझ में आ रहा होगा। कौन कौन से हो सकते हैं, दे इंक्लूड हाइट, स्किन कलर, और स्किन कलर कौन सा, जो मैं अफ्रीकन और ब्रिटिश का एग्जांपल दिया था उसकी बात कर रहा हूँ। शेप ऑफ द फेस, ईयर्स, नोज, माउथ, ब्लड टाइप एंड ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स which develops as a child growing from a fertilized egg। जब आपका एक बच्चा फर्टिलाइज एग से बच्चे के तौर पर डेवलप होता है तो जितने कैरेक्टर्स उसमें आते हैं वो सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, ये आपके हेरिडिटी है। लेकिन कुछ कैरेक्टर कैसे होंगे, कैरेक्टर्स विच पीपल एक्वायर, जिन्हें पीपल एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइव्स, जैसे नॉलेज। अब नॉलेज में ऐसा नहीं हो सकता है ना, कितना अच्छा होता है, नॉलेज भी हेरिडिटी होती है। पापा पढ़ चुके होते, अपन पढ़ते ही नहीं। बोले बीएससी तक तो वैसे ही आता है, बोले क्यों, बोले बीएससी, पापा बीएससी। आप बोले उसके आगे कुछ पढ़ने का और उठाओ, है ना, देखता ये सही रहेगा।
और कहा जाएंगे स्किल्स। स्किल्स समझ में आ रहा होगा, कोई म्यूजिक बजाता है, कोई गाता है, कोई भी ऐसी चीज। एंड दाग धब्बे चोट ये सब जो आपके होंगे कैसे होंगे, आर कॉल्ड एक्वायर्ड। ये आपने जीवन में कमाए होते हैं, इनको मैं कहता हूँ एक्वायर्ड। मतलब ये आपकी पूरे जीवन की पूंजी है, यही तो आप कमा के आपने जमा किया है। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स इन एन एथलीट, सच कैरेक्टर्स आर नॉट पास्ड। ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। कोई इतने में डाउट हो तो मुझे बताएं, सबसे सिंपल लैंग्वेज में बात की गई है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं आ पाओगे। हाँ एक सर इधर ना वो इस टाइप का होता है पापा मतलब मुगला टाइप का बना देते हैं मसल्स पे। सर आपने वो बता रहे थे तो ऑनलाइन क्लास में आपने बताए थे मसल्स में झूला मुझे याद नहीं है, मुझे याद सर नहीं। एक यानी निशान टाइप का मार्क रहता है कुछ तो बर्थ मार्क होते हैं मतलब, और ये जो यहाँ निशान लगे होते हैं वो तो उसके लगे होते हैं जो वैक्सीन लगती थी पहले बचपन में। अब जो आपको वैक्सीन लगती है वो अत्याधुनिक वैक्सीन है, उनसे वो निशान नहीं आते। जैसे हमारे टाइम में जो वैक्सीन लगती है पोलियो और सब की तमाम सारी बीसी लगती थी, तो क्या होता था इतना लंबा निशान बन जाता था उसका। वो आप सही कह रहे हैं। ये जो आपका निशान है बता दें हेरिडिटी नहीं है, यानी बच्चे के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या है, ये एक्वायर्ड है, किसी इंजेक्शन से ऐसी किसी चीज से लगा हुआ है। ओके, वेरिएशन समझ में आ रहे होंगे। वेरिएशन माने परिवर्तन या बदलाव। परिवर्तन या बदलाव जो बात कर रहा था कौन से होते हैं, वेरिएशन भी ध्यान देखना दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन से होते हैं, तो आपके आते हैं जो आपके जर्म सेल्स में, और जर्म सेल से मेरा मतलब है आपकी सेल के स्ट्रक्चर में डीएनए में बदलाव होगा, जिससे एक जनरेशन से सोमेटिक सेल भी कहलाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं, कुछ बदलाव आप देखेंगे ऊपरी तौर पे होते हैं। दोनों तरह के बदलावों की बात करूंगा। जैसे मान चले आप कहीं, हमने कहा आपने हेयर स्टाइल बदली या कुछ और बदला या कोई स्किल सीखी, ये वेरिएशन कैसे हैं जो अगली जनरेशन में नहीं आएंगे। लेकिन एक बहुत सिंपल से याद दिलाता हूँ, मैंने आपसे कहा था आप बंदरों के अपग्रेडेड वर्जन है। बंदरों ने दो पैर पे खड़ा होना स्टार्ट किया, और बंदर यानी अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, और कहीं बंदर नहीं पाए जाते। मैंने कहा दो पैर पे खड़ा होना स्टार्ट किया, ये कैसा वेरिएशन है ध्यान दिया है? ये आपका जेनेटिकल हो गया। ये समझ में आते हैं, तो ये वेरिएशन एक है उससे दूसरे में जाएगा। इस टाइप की जब हम बात करते हैं तो वेरिएशन में आपसे ही कहेगा, पहली चीज क्या कहेगा, चिल्ड्रन ओनली रिसेंबल देयर पेरेंट्स, दे आर नॉट आइडेंटिकल। आपके चिल्ड्रन जो है आइडेंटिकल, यानी जो बात करता फोटो कॉपी नहीं होंगे। क्या होंगे? दैट इज दे शो डिफरेंसेस। दीज डिफरेंसेस और डिसिमिलरिटीज बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन, या फिर इंडिविजुअल्स ऑफ आ स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अलग अलग इंडिविजुअल। जैसे हम सब एक ही स्पीशीज में है भैया, सब आदमी है और सारे इंडियंस हैं, फिर भी क्या हम बिल्कुल फोटो कॉपीड है? नहीं, सब में वेरिएशंस है। यही क्या किस नाम से आने आते हैं, ये आपके लिए कहलाते हैं वेरिएशंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंसेस इन एवरी कैरेक्टर एंड इन ऑल डायरेक्शंस। सारे कैरेक्टर्स में, और मुझे लग रहा है कि घर में है नहीं, देखो एक मिनट बाल को विराम लेंगे।
10 मिनट हो लेते हैं, फिर मुझे भागना है गाड़ी उठाने। सर जो बर्थमार्क होगा वो जेनेटिक है रहेगा? क्या जी? बर्थमार्क जो है, कुछ बर्थमार्क जेनेटिक होते हैं जो एक से दूसरी जनरेशन में आते हैं, सही ना। डिपेंड करता है किस टाइप, चोट का है तो नहीं होंगे, सही है। और कहा आगे चले तो समझ में आता है, सारे डायरेक्शन में चेंज होते हैं, सारे डायरेक्शन में हाइट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि आप सोचें वेरिएशन है मतलब जब होगी तो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो जनरेशन में बढ़ भी सकती है और उसके अगली जनरेशन में किसी की कम भी हो सकती है, तो हर चीज में हो सकते हैं। यही आपकी डेफिनेशन है, द डिफरेंसेस एग्जिबिटेड बाय इंडिविजुअल्स। जो भी इंडिविजुअल्स हैं, हम सब इंडिविजुअल्स हैं, जो भी हम डिफरेंसेस एग्जिबिट करते हैं, एग्जिबिट मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, एग्जिबिट करना मतलब दिखाना, बिल्कुल सही हिंदी का रूप प्रदर्शित करना है ना, वो क्या होते हैं, ऑफ ए स्पीशीज एंड आल्सो बाय द ऑफ स्प्रिंग्स आर टर्म्ड एज वेरिएशंस। जैसे आप देखेंगे प्लांट की हाइट का दिया है, प्लांट की हाइट आप देखना टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ, ड्वार्फ माने मालूम है छोटा, हिंदी में अपन कहते हैं बौना, बौना नाम सुना है कि नहीं सुना। और मिडिल, मिडिल मतलब बीच का, और क्या। The significance of a variation shows up only if it continues to be inherited by the offspring। किसी भी वेरिएशन का महत्व कब है, जब ध्यान देखना एक से दूसरी जनरेशन में वो जाए, एक से दूसरे को इनहेरिट हो। जो वेरिएशन आपके टेम्पररी है, जो बात करता बाल कटवा लिए, कहीं बदल लिए, ये वेरिएशन आपके खुद के स्थिर नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है। कौन से होंगे इंपॉर्टेंट, जो आपके सेवरल जनरेशंस तक जाएंगे, और ध्यान रखना यही होते हैं आगे जाके कहलाते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो हम बात कर रहे थे, जब बंदरों में वेरिएशन शुरू हुआ, और वेरिएशन समझ में आ रहा है, कमर सीधी होना शुरू हुई, पूंछ छोटी होती गई, पैर सीधे होते गए, आज की डेट में हम उसमें कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या है, धीरे 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 जो वेरिएशन है जब प्रोलॉन्ग्ड हो जाएंगे थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तो आप देखेंगे तो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में स्पीशीज ही बदल जाती है, जो ओरिजिनल था वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या मेरी बात समझ आती है आया। और एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जिराफ आपने देखा है, देखा लगे नहीं, क्या ना सामने नहीं देखा है, टीवी में भी देखा होगा, देखा ही मानते हैं। जिराफ में और जेब्रा में आप देखेंगे कोई अंतर नहीं होता, दोनों का ओरिजिन एक ही है। हाँ, जिराफ वो वाले जेब्रा है जो बेचारे भटक गए थे, जो ऐसी जगहों पे पहुंचे जहां ध्यान देखना ग्रास लैंड नहीं थी, और ग्रास लैंड नहीं थी तो क्या हुआ, उन्हें झाड़ियां खानी पड़ी, और झाड़ियां खाते खाते समझ आ रहा है क्या हुआ, जनरेशन दर जनरेशन, चूंकि मैंने आपसे कहा था वेरिएशन होते क्यों है, अपने सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए। अगर आप उन परिवर्तनों को जो भी मौसम संबंधी, एनवायरमेंट संबंधी हो रहे हैं, अगर आप उन्हें झेल गए और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने को एडेप्ट कर लिया, एडेप्ट मतलब समझ आ रहा है, अपने को चेंज करना, तो आपकी स्पीशीज बचेगी, अदरवाइज क्या होगा, स्पीशीज खत्म हो जाएगी। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन हजारों सालों में होते होते आप देखना नई स्पीशीज खड़ी हो गई, जिसे आप जिराफ कहते हैं, इसलिए कलर भी चेंज हुए उसी के अकॉर्डिंग जिस एनवायरमेंट में थे। जैसे अभी आप एक ब्रिटिश और उसका पूछ रहे थे, अफ्रीकन का, आपने ध्यान नहीं दिया, ह्यूमन स्पीशीज ही थी, दो जगह गई होगी, दोनों का कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि अगर उन्हें बचे रहना था, अगर वो चाहते थे हमारे ऊपर ज्यादा धूप ना पड़े और हम
स्किन कैंसर से ना मरे तो कहीं ना कहीं मेलानिन की कोटिंग बनी और परमानेंट बनी, उसके बाद चूंकि बनती रही तो धीरे धीरे क्या हो गई, अगली जनरेशन में जेनेटिक कोड में ही शामिल हो गई। अब भले वो बच्चा मैंने कहा वहां पैदा ना हो, आप किसी नाइजीरियन को हम कहते हैं यूएसए की सिटीजनशिप दिलवा दें और वहां उसका बच्चा हो, यानी होगा उसी कलर का, क्यों? क्यों मैंने वो जेनेटिक कोड में शामिल हो गया। प्रोलॉन्ग्ड वेरिएशन है, मैंने कहा था ना इतना लंबा वेरिएशन चलता जाए कि बॉडी उसको अपने जीन्स में शामिल कर ले, वो नेमोटोजा बनना ही है। ये सिंपल चीज क्या है, मेरी बात क्लियर हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, अपने नाखून आप देखें, क्या आपने ध्यान दिया है बंदरों के नाखून और हमारे नाखूनों में एक अंदर है, बंदर अपने नाखून बढ़ा के पेड़ पे चढ़ जाता है, तुम चढ़ सकते हो? हमारे नाखून इतने कमजोर कैसे हो गए? क्योंकि आपने हजारों वर्षों तक इस्तेमाल ही नहीं किए। जो आपने इस्तेमाल नहीं किए मतलब उनकी जरूरत है, तो शरीर को लगा ये खत्म प्राय चीजें धीरे धीरे आप देखें खत्म होती जा रही है। अब सोचो आज से हजारों साल वाला मनुष्य कैसा होगा, वो बिना नाखून का होगा। बताओ नाखूनों को यूज है शायद खजाने के। और अगर इनसे पूछा जाए तो लाल पीला करने के और कोई यूज होता है? नाखून किसके काम में आते थे? जानवरों के काम में आते थे, चाहे कार्निवोरस हो, शिकार करने के, और जो इस टाइप में हर्बीवोरस लोग पकड़ के कहीं ना कहीं चढ़ने या इस टाइप में अपने नाखून आते थे। इतने कमजोर हैं इनसे आप कुछ कर ही नहीं सकते, किसी काम में नहीं आते, तो बस या ये कहलाते हैं रेसिडुअल ऑर्गन्स। रेसिडुअल मतलब समझ में आ रहे हैं, अवशेष बचे हुए। ऐसी आपके पेट में एक अपेंडिक्स, अपेंडिक्स हम बता दें किसको जरूरी होती है, गाय को या भैंस को, क्योंकि वो खाते हैं चारा ग्रीन, सेल्यूलोज पचाते हैं। अच्छा आपने हरी घास कब से नहीं खाई जरा बताएं? नहीं, पालक होगा, कच्ची हरी घास कब खाते हो? हजारों सालों से नहीं खाई, लाखों सालों से, सही कह रहा हूँ ना? क्योंकि आप खाना पका के खाना सीख गए, लकड़ियां अपन ने कब से नहीं चबाई होंगी, लाखों साल हो गए, इसलिए अपने को सेलुलोज डाइजेस्ट ही नहीं करना पड़ा। तो लाखों सालों में जो अपेंडिक्स थी अब यूजलेस हुई तो धीरे धीरे सिकुड़ गई। अब अगली जनरेशन में अपेंडिक्स छोटी होती आ रही और ऐसे कुछ एक सालों बाद धीरे धीरे एंड अप हो जाएगी। ये समझ में आता है क्यों? ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। वेस्टिजियल मतलब समझ में आ रहा होगा जो केवल बचे रह गए। और बता देता हूँ आपके कान का पिन्ना, कान का पिन्ना समझ में आता है? ये पहले आपको जरूरत पड़ती थी जब आप जंगल में रहते थे, क्यों? आपको लगता था शेर किधर से आ रहा है, एंटीना का काम करता था। बड़े बड़े हाँ, हर जानवर जो होते हैं इसीलिए बता ना, कभी आप चेक कर लेना कुत्ते को, आप देखना और समझ में आएगा, इधर से आवाज आएगी इधर कर लेगा, उधर से आएगी उधर कर लेगा। समझ आ गया काय काम करता है? हर जानवर के साथ अपनी आप देखना एक क्षमता ही खत्म हो गई। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अभी आप देखना केवल डिजाइन के तौर पे चिपके हैं, मास्क लगाने चश्मा पहनने काम में आते हैं। मेरी बात समझ में आती? ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, ये भी आप देखना धीरे 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 कुछ एक 10-20 हजार साल बाद एकदम सपाट आदमी। ठीक, ये हमने कहा वेरिएशन से धीरे धीरे आपके चलते रहते हैं, इवोल्यूशन कहलाते हैं। थोड़ा सा और बताता हूँ 5 मिनट में। टाइप्स ऑफ वेरिएशन में कौन से आते हैं? अफेक्टिंग द नेचर ऑफ सेल, और एक डिग्री ऑफ वेरिएशन छोटी या बड़ी। हाँ ये तब होता है जब ध्यान देखना, ये बताएंगे जब क्रोमोसोम्स में कोई डिफेक्ट हो। डिफेक्ट से मतलब गड़बड़ी नहीं कह रहा, डिफेक्ट मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उससे हटना, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। ये और मैं क्लियर कर दूं जिससे आपको याद होगा, पिछले साल आप प्योर और इम्प्योर पढ़ते थे। मैंने कहा था प्योर और इम्प्योर मटेरियल मतलब वो वाला मत लगा लेना, प्योर घी और इम्प्योर घी। इम्प्योर का मतलब गंदा नहीं होता कहीं से कहीं का। जैसे आप दूध पी रहे हैं, आपको मालूम है दूध इम्प्योर होता है, आप प्योर दूध ला ही नहीं सकते। दूध इम्प्योर क्यों है? क्योंकि दूध में यह मिल्क प्रोटीन है, मिल्क शुगर है, पानी है,
लैक्टोज है, दुनिया भर की चीज है ना, कैल्शियम भी है, फैट भी है, इतनी सारी चीजों का मिक्सचर है। इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। अकेला दूध मतलब अकेला दूध का जाओ, अकेला दूध लाओ, ना पानी हो, ना प्रोटीन हो, ना कैल्शियम हो, तो पियोगे गाय के लिए? इसने लगा प्योर और इम्प्योर में ये याद रखिएगा। टेक्निकली प्योर इम्प्योर का मतलब अलग आता है। तो मैंने कहा जब भी क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट हुआ, डिफेक्ट मतलब ये नहीं कह रहा खराब होना, डिफेक्ट मतलब ओरिजिनल से अलग होना, तो इस टाइप की चीजें होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वेरिएशंस आपके कौन से होते हैं, तो जो नेचर ऑफ सेल्स को बदल दें। तो नेचर ऑफ सेल को बदलने वाले जो वेरिएशन है दो टाइप के होंगे, एक टेम्पररी और एक हेरिडिटरी। टेम्पररी मतलब नेचर ऑफ सेल बदलने वाला, आप धूप में घूम रहे हैं, सेल का नेचर बदल के आप काले हो गए, लेकिन एक टेम्पररी समझ में आ रहा होगा। फिर साल भर आप एसी में बैठे हुए हैं दिन भर, फिर वापस हो जाएंगे। लेकिन जो मैं कह रहा था, अगर आप डीएनए में चेंज हुआ सेल में, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो अगली जनरेशन तक चला जाएगा। ऐसे डिग्री ऑफ वेरिएशन स्मॉल या लार्ज, स्मॉल या लार्ज में कौन सी कह रहा था, जो ही मैंने कहा था स्मॉल वेरिएशन कौन है, जो हम में और आप में हुए खत्म हो गए। लार्ज वेरिएशन कौन से होते हैं, ध्यान जा रहा है, जो जनरेशन दर जनरेशन कंटिन्यू होते हैं और बंदर आदमी में कन्वर्ट हो जाता है, ये लार्ज वेरिएशन, बहुत बड़ा परिवर्तन है, कुछ का कुछ बन गया। ये कहानी क्लियर होती है। तो चलो इस टॉपिक को बता दें, अगले टर्न पे एंड कर देंगे, तो अगले टोटल आपको थोड़ा जल्दी छोड़, ठीक है, सीधा अगले टर्न निकाल के देंगे इसके, है ना? चलो बालको, आज हमारा ऑफ यही कर देते हैं, ठीक है। अटेंडेंस अब आज की नहीं है, आज ही सबको अटेंडेंस प्रोवाइड कर देंगे, मुझे लग रहा है सारे, क्योंकि चार बस कौन नहीं, अभिषेक भदौरिया नहीं है बस।